हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल श्रेया क्लासेस। आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल श्रेया क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 8 को पढ़ेंगे। और इसके पहले हम लोग 6 और 7 पढ़ चुके हैं। थ्योरी और उसका क्वेश्चन सब हो गया था। तो जो स्टूडेंट्स इसके पहले वाले चैप्टर को वीडियो नहीं देखे हैं तो वो अगर देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 8, जीव जनन कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले यही कहूँगा, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आकर सबसे पास पहुँच जाए। तो चलिए यह स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक है प्रजनन जनन रिप्रोडक्शन। प्रजनन अथवा जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव स्वयं अथवा किसी अन्य जीव के साथ मिलकर अपने संतान को जन्म देते हैं। जनन का मूल घटना डीएनए की प्रकृति बनना है। कह रहा है कि प्रजनन अथवा जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई जीव स्वयं अथवा मतलब किसी जीव के साथ मिलकर संतान को जन्म देता है। उस मूल घटना जन्म देता है। जनन की मूल घटना में डीएनए की प्रकृति बनना है। नेक्स्ट टॉपिक है डीएनए की प्रतिकृति बनना। जन्म की मूल घटना में डीएनए की प्रकृति बनना है। कह रहा है कि जो जन्म की मूल घटना है उसमें डीएनए की प्रकृति बनना है। डीएनए की प्रतिकृति बनने के लिए कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रिया का उपयोग करती है। जो डीएनए की प्रकृति बनना होता है उसमें क्या करती है, कोशिकाएं विभिन्न रासायनिक क्रियाओं का उपयोग करती है। जनन कोशिका में जब डीएनए की दो प्रकृति बनती है तब उन दोनों का एक दूसरे से अलग होना आवश्यक हो जाता है। कह रहा है कि जब डीएनए की जब कह रहा है कि जब जनन कोशिका में जब डीएनए की दो प्रकृति बनती है तब उन दोनों का एक दूसरे से अलग होना आवश्यक हो जाता है, जिसके जिसके कारण कोशिका के अन्य अंगों का भी विकास हो जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जो कोशिका के अन्य अंगों होते हैं उसका भी विकास हो जाता है। और अंततः एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बदल जाता है। और उसके बाद क्या होता है, एक कोशिका विभाजित होकर दो कोशिकाओं में बदल जाता है। एक नोट्स पॉइंट याद रखिएगा। ये कह रहा है कि जब डीएनए की प्रतिकृति बनती है तो यह काफ़ी हद तक पहले वाले डीएनए की तरह ही होती है। ये कह रहा है कि जब जो डीएनए की जो प्रकृति बनती है वो काफ़ी हद से काफ़ी हद तक जो पहले डीएनए होती है उसी तरह होती है, लेकिन ये बिल्कुल पहले वाले की तरह नहीं होती। इसलिए लेकिन यह बिल्कुल पहले वाले डीएनए की तरह नहीं होती, इसलिए नए वाले डीएनए में थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। जैव विकास का आधार है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। जनन को मुख्य रूप से दो वर्गों में विभाजित किया जाता है। पहला है अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो पहला देखते हैं अलैंगिक जनन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन का वह तरीका जिसमें कोई जीव अकेले ही अपने संतान को जन्म देता है अलैंगिक जनन कहलाता है। जैसे अमीबा, प्लाज्मोडियम इत्यादि में इसी तरह का जनन पाया जाता है। कह रहा है कि जनन का जो वह तरीका है जिसमें कोई जीव अपने संतान को अकेले अपने संतान को जन्म देता है तो उसको अलैंगिक जनन कहा जाता है। जैसे अमीबा और प्लाज्मोडियम इत्यादि में इस तरह का जनन पाया जाता है। नेक्स्ट दूसरा है लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जनन का वह तरीका जिसमें एक ही जाति के दो जीव नर तथा मादा मिलकर अपने संतान को जन्म देते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। ये कह रहा है कि जनन का वो तरीका इसमें एक ही जाति के दो जीव नर तथा मादा मिलकर अपने संतान को जन्म देते हैं लैंगिक जनन कहलाता है। जैसे मानव में इसी तरह का जनन होता है। अलैंगिक जनन का प्रकार। अलैंगिक जनन कई तरह के होते हैं जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। जो अलैंगिक जनन होता है वो कई तरह का होता है जिनमें से कुछ प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। तो पहला है द्विखंडन बाइनरी फिजन। अलैंगिक जनन का वह तरीका जिसमें कोई जीव विकसित होकर दो खंडों में विभाजित हो जाता है और दोनों खंडों से नए जीव विकसित हो जाते हैं द्विखंडन कहलाता है।
कह रहा है कि अलैंगिक जनन का वह तरीका है जिसमें कोई जीव विकसित हो जाता है, विकसित होकर दो खंड हो जाता है और दोनों खंडों से एक नए जीव विकसित हो जाते हैं। द्विखंडन कहलाता है। अमीबा में इसी तरह का जनन पाया जाता है। जो अमीबा होता है उसमें इसी तरह जनन पाया जाता है। अमीबा में सबसे पहले इसका केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। और अमीबा में क्या होता है, सबसे पहले इसका केंद्रक दो भागों में विभाजित हो जाता है। जब इन दोनों खंडों के अनुदिश अमीबा के शरीर का विकास होते जाता है और अंततः अमीबा दो नए अमीबाओं में विभाजित हो जाता है। शरीर का विकास होते जाता है और अंततः अमीबा दो नए अमीबाओं में विभाजित हो जाता है। जैसे कि आप लोग इस फिगर में देख सकते हैं, इस कोशिका से इस कोशिका बना, ये से ये कोशिका बना और यहाँ इससे दो और फिर इससे भी दो कोशिका बना, तो वही है एक कोशिका से दो कोशिका, तो अमीबा में द्विखंडन। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बहुखंडन, मल्टीपल फिजन। अलैंगिक जनन का वह तरीका है जिसमें कोई जीव विकसित होकर कई जीवों में बदल जाते हैं, बहुखंडन कहलाता है। ये कह रहा है कि अलैंगिक जनन का वह तरीका है जिसमें कोई जीव विकसित होकर कई जीवों में बदल जाते हैं, तो उसको बहुखंडन कहा जाता है। मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में इसी तरह का जनन होता है। जब मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम होता है उसमें प्लाज्मोडियम में इसी तरह का जनन होता है। प्लाज्मोडियम का केंद्र एक साथ कई खंडों में विभाजित होता है। जो प्लाज्मोडियम का केंद्र होता है वो एक साथ कई खंड में विभाजित होता है, जिसके कारण एक साथ प्लाज्मोडियम के कई संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है। जिसके कारण क्या होता है कि प्लाज्मोडियम के कई संतति कोशिकाएं उत्पन्न होती है, जैसे कि आप लोग इस फिगर डायग्राम में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है खंडन, फ्रेगमेशन। तो अलैंगिक जनन का वह तरीका जिससे कोई जीव विकसित होकर छोटे टुकड़ों में खंडित हो जाता है या टुकड़ा अथवा खंडीवृत कर नए जीव में किसी तक हो जाता है। इस तरह का अलैंगिक जनन स्पाइरोगाइरस में होता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं पुनरुद्भवन या पुनर्जनन, रीजनरेशन। अलैंगिक जनन का तरीका कोई जीव यदि किसी कारणवश छत विच्छेद हो जाए अथवा कुछ टुकड़ों में टूट जाए और प्रत्येक खंडों से एक नया जीव विकसित हो जाए, तो ऐसे अलैंगिक जनन को पुनरुद्भवन या पुनर्जनन कहा जाता है। आप लोग फिगर डायग्राम में देख सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है मुकुलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रीडिंग। मुकुलन एक ऐसी अलैंगिक जनन है जिसमें किसी जीव के शरीर से किसी हिस्से से एक उभार निकलना शुरू होता है। कह रहा है कि मुकुलन एक ऐसा अलैंगिक जनन है जिसमें किसी जीव के शरीर के किसी हिस्से से बाहर निकलना शुरू होता है, जिसे मुकुलन कहा जाता है। यह मुकुलन धीरे धीरे विकसित होते जाते हैं, अंततः विकसित होकर एक नए जीव के रूप में बदल जाता है। हाइड्रा में इसी तरह का जनन पाया जाता है। आप लोग इस फिगर डायग्राम में देख सकते हैं, ये मुकुलन, हाइड्रा मुकुलन, तो ये हुआ, फिर विकसित हुआ, इससे निकला, फिर ये, तो फिर इसमें से ये बना, तो इसी तरह हाइड्रा मुकुलन होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोक्रिएशन। ऐसे अनेक पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। कह रहा है कि ऐसे अनेक पौधे हैं जिनमें कुछ भाग जड़, तना तथा पत्तियां उपयुक्त परिस्थितियों में विकसित होकर नया पौधा उत्पन्न करते हैं। नए पौधे को उत्पन्न करने की इसी विधि को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। तो जो नया पौधा को जो उत्पन्न करते हैं, इसी विधि को कायिक प्रवर्धन कहा जाता है। कायिक प्रवर्धन से होने वाला लाभ, तो जो पहला लाभ है, कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए गए पौधों में बीज द्वारा उगाए गए पौधे की अपेक्षा फूल तथा फल कम समय में लगने लगता है। नेक्स्ट है यह पत्ती केला, संतरा, गुलाब एवं चमेली जैसे उन पौधों को उगाने के लिए उपयोगी है जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं। तीसरा, कायिक प्रवर्धन का एक लाभ यह भी है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवंशिक रूप से जनक पौधे के समान होते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है बीजाणु समासंग, स्पोर फॉर्मेलिनम।
कुछ जीव ऐसे राइजोपोस ऐसे जीव हैं जिनमें थैलीनुमा संरचना होती है। इस थैलीनुमा संरचना को बीजाणुधानी कहा जाता है। इस बीजाणुधानी में अनेक बीजाणु होते हैं जो उपयुक्त परिस्थिति को प्रकार राइजोपस के एक नए जीव के रूप में विकसित हो जाता है। इस तरह के अलैंगिक जनन को बीजाणु समागम कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हुई तो चैनल को वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आगे सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।